हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगी आज मार्केट में, तो उसी के बारे में पहले बात करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, राइट? तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एटलीस्ट 20-25 डेज तक काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगी और उनके अर्निंग्स के ऊपर ही हमारी काफ़ी बातचीत चलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज के ऊपर। तो ग्लोबल न्यूज थोड़ी नेगेटिव थी कल, और मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं मिस्टर ट्रम्प का, जो कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। एंड मतलब ही ऑलवेज नेवर फेल्स रादर आई विल से कि टू सरप्राइज अस। तो कल उनका ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है और ओपन ही रहेगा। कैसे? ठीक है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमने ब्लॉकेड था ना, ईरानियन, पहले यूएस ने ब्लॉकेड किया हुआ था ना ईरान पे, वो हम वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब उसको ईरानियन ब्लॉकेड क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा बोल, उन्होंने जो बोल रहा है, उनके वर्ड्स हैं कि उन्होंने कहा है कि हम जो है अब सिर्फ ईरान के शिप्स आना जाना बंद कर देंगे, बाकी सारे शिप्स, बाकी सारे कंट्रीज के शिप्स जो है वहां से आराम से जाएंगे। हम जो है गार्जियन ऑफ होर्मुज स्ट्रेट माने जाएंगे, अब ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, अब इसके लिए सिंस वी आर गार्जियन, राइट, तो हमें पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सब पे 20% ऑफ ऑल कार्गोज जो है, शिप जो होता है उसका, वो पैसा हमें मिलेगा। मतलब 20% का कार्गो, वहां से जो भी फ्यूल, क्रूड ऑयल वहां से जा रहा है, वो 20% महंगा हो गया है। दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है, तो आप इसकी ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन समझ गए हैं। ठीक है, तो मतलब माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट $12 से $15 का जो ऑयल है जो होर्मुज से होगा, वो महंगा हो जाएगा। मतलब अगेन एस्टिमेट्स हैं, अभी कैसे 12-15 कैसे आया है मुझे नहीं पता है। ये सब एक आध दो मैंने इधर उधर इंफॉर्मेशन सोर्सेज से पढ़ी हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, सो बट पॉइंट ये है कि 20% जो कार्गो, मतलब अगर $1 मिलियन का कार्गो है तो $20,000, कितना, राइट, $200,000, सॉरी, $200,000 जो है वो यूएस को मिलेगा उसमें से। तो ये क्या बेसिकली कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह यूएस का बेसिकली क्रूड ऑयल कम सस्ता हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज का महंगा हो जाए। तो दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक, राइट। और जो अगेन ये 15 दिन 20 दिन पहले की ही बात है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि भाई ये तो इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ से कोई कैसे टोल ले सकता है। तो ये भी उन्होंने ही बेसिकली बोली हुई बातें हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मार्केट में वो समझ लेते हैं। तो मार्केट ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो पहले तो क्रूड ऑयल प्राइस की बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 9%, मतलब 82 पहुंच गया है वापस। तो 74 के आसपास था कल, तो 82.8, तो ऑलमोस्ट $83 वापस। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड भी था, राइट, इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो, राइट। और यूएस मार्केट्स, S&P 500, जब मैंने लास्ट वीडियो देखा तो 0.7% डाउन था, नैस्डैक 1.5% डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वहां पर चल रही हैं। 10 ईयर जीसेक वापस 4.6 ऊपर हो गई, तो मतलब अगेन इन्फ्लेशन की बात स्टार्ट हो गई है। 4.62, जो कि बाहुबली बोलता है परिमल काफी बार, तो वो भी 4.6% रिटर्न्स इन डॉलर टर्म्स इन 10 ईयर इज नॉट अ जोक, राइट। तो वो भी वहां पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो गोल्ड भी गिरा, गोल्ड वापस $4,000 के नीचे आ गया है। ठीक है, क्यों गिरा है वो? अगेन बिकॉज डॉलर बढ़ गया। डॉलर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ गए, तो डॉलर में ट्रेड होता है क्रूड ऑयल, तो इसीलिए डॉलर बढ़ गया, तो फिर ऑयल, गोल्ड जो है नीचे गिर गया। तो ये सारी चीजें जो हैं कल हुई। अब उसके बाद एसके हाइनिक्स का स्टॉक्स भी कल 15% गिरा। वो लिस्ट हुआ था फ्राइडे को, काफी अच्छा लिस्टिंग हुआ था, बट अब 15% गिर गया। फिर इवन आई थिंक स्पेसएक्स का स्टॉक भी काफी गिरा है। तो काफी सारे स्टॉक्स, इवन मतलब माइक्रॉन, इंटेल और एआरएम होल्डिंग्स, सब जो है 4% से ज्यादा कल गिरे थे। अगेन मतलब ओवरऑल ये जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं, इनमें काफी सारा थोड़ा प्रेशर बना हुआ है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्स जो है मार्केट को लग रहे हैं। चाइना इज क्रिएटिंग सम थिंग्स विच मार्केट इज फीलिंग कि भाई ये जो चीजें हैं सस्टेनेबल नहीं है। इतनी महंगी चिप्स और इतनी ज्यादा डिमांड शायद जो है सस्टेनेबल नहीं है, इतना सारा नहीं लगेगा। तो वो सारी चीजें भी वहां पर चल रही हैं। स्पेसएक्स इसलिए गिरा क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने भी, चाइना की किसी एक कंपनी ने भी एक रीयूजेबल रॉकेट्स बना लिए हैं, राइट। तो वो भी वहां पर वो कंपटीशन दे सकता है, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। तो ये जो है पूरी दुनिया में चल रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट्स टुडे एज वेल, ऑफ कोर्स, बिकॉज इतना ज्यादा गिरा है और क्रूड ऑयल बढ़ गया तो इंडिया को तो
इम्पैक्ट होना ही है। बाकी एक कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज इंटरनेशनल ये है कि यूएई ने अपना ऑयल प्रोडक्शन 80% बढ़ा दिया है जब से ओपेक से एग्जिट किया है। हमने बात की थी ना, ओपेक से एग्जिट कर लिया था यूएई ने, राइट। उन्होंने कहा था कि भाई हमें नहीं चाहिए ये कोटाज, ये इतना करो, ये हम अपने टर्म्स पे ऑयल काम करेंगे। 80% उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन यूएई ने बढ़ा दिया है और दे आर सेटिंग अप, अब ये हॉर्मुज को पास ऑन करने के लिए आई थिंक दे आर सेटिंग अप वन मोर, जो फुजेरा है उसके साथ में ही एक और आई थिंक पोर्ट दे आर सेटिंग अप। तो ये सारी चीजें भी अगेन, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जितना ये हॉर्मुज बंद रहेगा उतने ऑप्शंस क्रिएट होते रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म इश्यूज तो हैं, नो डाउट इन इट। इंडिया क्या कर रहा है इन सब चीजों में? तो इंडिया जो है रशिया से और ऑयल खरीद रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो वहां से डिस्काउंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रशिया से मतलब $10 to $15 पर बैरल का डिस्काउंट हो गया है लास्ट एक महीने में, ठीक है। और रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि एस्केलेशंस जो है रशिया यूक्रेन में, एस्केलेशंस बढ़ रही हैं। बाकी काफी सारी रिफाइनरीज को यूक्रेन ने टारगेट किया है, तो रिफाइनरी आउटपुट कम हो गया है, तो वो अपना ऑयल भी इंडिया भेज रहे हैं और इंडिया से रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया का इंपोर्ट ऑन रशिया जो है, नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्स बट हम रिफाइन करके भी भेज रहे हैं, तो वो बढ़ गया है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली, और वो इसलिए हमें डिस्काउंट भी शायद ज़्यादा मिल रहा है, तो $10-15 का ऑलमोस्ट डिस्काउंट वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूएस मतलब ग्लोबल रही, थोड़ी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ रही। बाकी इंडिया का कल इन्फ्लेशन नंबर आया तो 4.4% आया, मई में 3.9 था, तो बढ़ रहा है। अगेन एक्सपेक्टेड था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जितना हम मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक 4.38 है एग्जैक्ट नंबर। और मेजरली अगेन क्रूड ऑयल प्राइसेस सरकार ने बढ़ाए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट, फूड, रेस्टोरेंट सर्विसेज कॉस्ट जो है वो सारी बढ़ गई, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो एक्सपेक्टेड भी था। फूड इन्फ्लेशन जो बात करते हैं, तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन 5.3% जो है जून में बढ़ा, ठीक है। तो वो था। बाकी अगर हम रेस्टोरेंट, एकोमोडेशन सर्विसेज वगैरह देखें तो ऑलमोस्ट 7% वो भी बढ़े। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है। अब ऑयल मार्केट वापस मतलब 70-71 टच हो गया था, तो आई एम मतलब थोड़ा सा आई एम श्योर कि इस ये न्यूज़ जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती अगर ऐसा होता तो। बट अब फिर से ये सारी एस्केलेशन शुरू हो गई हैं, फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, राइट। कि क्या अगर वापस ऑयल वापस 90 प्लस या 100 प्लस हो जाता है, तो फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के चांसेस काफी ज्यादा इंडिया में भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी एफटीएस की कंसिस्टेंटली बात होती रहती है, मैं जब बार बार आपको सब बोलता हूं कि ये जो एफटीएस, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया साइन कर रहा है, ट्रेड डील जो साइन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये शायद इम्पैक्ट हमें 1 महीना, 6 महीना, 1 साल में नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट आई थिंक 3 to 5 years में आई थिंक ये जो हमने अलग अलग एफटीए साइन किए हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव दिखेगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव, ठीक है। तो उसी में कल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का मतलब स्टेटमेंट आया कि इंडिया यूएस रिमेन फुल्ली एंगेज्ड ऑन ट्रेड पैक्ट टॉक्स। कल आई थिंक रॉटर्स ने एक न्यूज डाली थी कि भाई इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है कुछ तो ट्रेड डील विद यूएस, तो उसके ऊपर आई थिंक दे सेड कि इट इज फेक न्यूज एंड वी आर फुल्ली कमिटेड, एंड इवन यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। बाकी इंडिया और यूके का एफटीए जो है वो कल से 15 जुलाई से फोर्स में आ जाएगा, तो उससे काफी चीजें, मतलब यूके इज डिसेंटली बिग इकोनॉमी, तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर, मतलब थोड़ा सा हमारी चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी, काफी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो 0% पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड जो है यूके के साथ बढ़ने की उम्मीद है। बट अगेन एज आई सेड, इसकी चीजों की ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में नहीं समझ आते हैं, ये सब थोड़े 2-3-4 साल में हमें इनके इम्पैक्ट समझ आएंगे। नेगेटिव एक और न्यूज थी कि रेन डेफिसिट बढ़ गया है फिर से। अभी क्या हो गया, एकदम मानसून सबसाइड हो गया है, 2-3 दिन से कुछ एकदम बारिश वगैरह की बात खत्म हो गई है, तो वो फिर से बाइडन जो है 18% का डेफिसिट कम हो गया था, आई थिंक सिंगल डिजिट में आ गया था, वापस जो है रेन डेफिसिट 18% पे आ गया है। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग अभी भी है। मॉनसून जो है अभी भी एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखो, तो क्रूड ऑयल और मॉनसून, तो दोनों चक्कर में थोड़ी सी इकोनॉमी मारामारी कर सकती है। आप ये थोड़ा सा सोच के चलो, 1-2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स में भी दिक्कत रहेगी, ऐसा लगता है इन्फ्लेशन एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव से। रुपी, इसके चक्कर में सारा क्या हो रहा है, रुपी फिर से गिरना शुरू हो गया, तो रुपी फिर से 95.62 कल मैं जब देख रहा था। तो ये सारी चीजें, अगेन ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और फिर से ये सारी चीजें, फिर से वही चक्कर स्टार्ट हो गया है, और डॉलर फिर से बढ़ गया,
ये तो वही सेम चीज़ें, मतलब वो टिपिकल वही चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई हैं और ये इम्पैक्ट होने स्टार्ट हो गया है। बाकी जून के एक्सपोर्ट्स के नंबर आए तो जून का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, 15.5% से एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन फिर भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है बिकॉज इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। अब इंपोर्ट क्यों बढ़ रहे हैं? अगेन क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइट? क्रूड ऑयल प्राइसेस तो भाई अभी बढ़े ही, अभी तो कम हुए हैं ना 10-15 दिन से, 20 दिन से मे बी, तो बट जून में तो थे ही काफी ज्यादा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के चक्कर में क्या हो रहा है कि अगेन इंपोर्ट का बिल जो है काफी बढ़ गया, तो इंपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 19.9%, और नहीं रादर एक्चुअली गलत बोल रहा हूं मैं, इंपोर्ट 31% बढ़े हैं और एक्सपोर्ट जो है वो 15.5% बढ़े हैं। तो उसके चक्कर में क्या हो गया है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। उसके बाद अगर हम इस अप्रैल से जून क्वार्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट्स 15.9% बढ़े, राइट, और इंपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 19.9% बढ़े हैं, जिसमें से मेजरली फैक्टर जो है अगेन क्रूड ऑयल एंड थोड़ा बहुत गोल्ड भी बढ़ा है, राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर समझने हैं, राइट। क्रूड ऑयल प्राइसेस का कैसे इंपैक्ट होता है, राइट, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, फिर हमारे ट्रेड डेफिसिट पे इंपैक्ट, राइट, हमारी करेंसी पे इंपैक्ट, तो एकदम से ना हमारे नंबर सारे हिल जाते हैं क्रूड ऑयल बढ़ते ही। और वही चीजें हो रही हैं। अब ये थोड़ा सा कब फैक्टर्स ये क्लियर होंगे और सिंपल होगा चीजें, वो देखते हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करते हैं तो टीसीएस ने अपनी एबीबी के साथ पार्टनरशिप और बढ़ा दी है। मतलब उन्होंने नंबर नहीं दिया है बट इट सीम्स टू बी अ मल्टी मिलियन मल्टी ईयर पार्टनरशिप, राइट। और तो दैट्स व्हाट, मतलब उन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाला है। और तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेंगे, एप्लीकेशन मैनेज करेंगे, एंड टू एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशंस देंगे। तो काफी सारी चीजें उन्होंने वहां पर बेसिकली बोली है। बाकी अगर हम आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं तो एचसीएल का कल रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट डिसेंटली अच्छा आया था, मतलब काफी अच्छा आया था आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से तो, राइट। और मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली बीट ही हुए हैं एक्सपेक्टेशन। डील बुकिंग्स भी अच्छे हैं, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट 14% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 20% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, राइट। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, सब चीज़ें अच्छी लग रही है। एआई पावर्ड बात करी है उन्होंने कि एआई में काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन। एआई रेवेन्यू 62% उन्होंने कहा हमारे बढ़े हैं। तो कल का रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव था। कल आईटी सेक्टर भी बढ़ा, 4% के आसपास निफ्टी आईटी कल अप था। ठीक है, तो अगेन वो थोड़ा मुझे लगता है कि कल मतलब ओवरऑल, और मुझे इसका फैक्टर भी लगता है कि सेमीकंडक्टर का जो पूरा ट्रेड है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। तो अब फाइनली उनको वैल्यूएशन जो है इन्वेस्टर्स को दिख रही है यहाँ पर, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर बन सकता है। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का भी रिजल्ट आया कल, तो एएमसी के रिजल्ट्स तो अभी अच्छे ही आ रहे हैं क्योंकि हम दिख ही रहे हैं, मतलब हम बात भी करते हैं, हमारी म्यूचुअल फंड रिपोर्ट भी आई एम श्योर आप सब फॉलो करते हैं, राइट। जो हम पब्लिश करते हैं एवरी मंथ, अभी पब्लिश होने वाली है 2-3 दिन में। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये सब पब्लिश होती हैं, तो उसमें हमें समझ आता है। बाकी मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा उनका भी, राइट। परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा, डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही, एयूएम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा, राइट। रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ, नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर, मतलब अब लास्ट ईयर अगर हम देखें 9.4 लाख करोड़ का उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था, 11 लाख करोड़ का हो गया, राइट। तो काफ़ी अच्छे, तो प्रॉफिट 23%, रेवेन्यू 17%। बट अगेन वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर इस कंपनी में है, तो वो वी हैव टू लुक एट दैट एज वेल। कल्याण ज्वेलर्स लगातार बढ़ रहा है, इसके ऊपर स्टॉक वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, तो ये वीडियो लाइव के बाद कुछ टाइम के बाद वो भी लाइव हो जाएगा। तो कल्याण ज्वेलर इतना क्यों बढ़ रहा है तो वो भी समझते हैं। और मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो ऑफ कोर्स वी क्लोजली वॉच इट एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो एंड मॉडल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंसेज हैव बीन एक्सेप्शनली वेरी गुड, स्पेशली इन लास्ट फ्यू, मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल से तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। आई एम श्योर एवरी मॉडल पोर्टफोलियो हैज बीटन निफ्टी 50 इन लास्ट 1 ईयर, जिस मतलब 13 है, उसमें हम कुछ कर रहे हैं, सनसेट कर रहे हैं, बट मतलब एवरी वन इज डूइंग वेरी वेल, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है। एचडीएफसी बैंक ने कल मतलब उसकी एनुअल रिपोर्ट आई, तो उसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज रिड्यूस किए हैं, 3,300 एम्प्लॉयज वर्कफोर्स रिडक्शन हुई है। तो अगेन मतलब यही मैं बार बार हमारे फाइनेंशियल प्लान में भी ये डिस्कशन होता रहता है कि अब हमें एटलीस्ट इस तरह के जॉब, जो डेस्क जॉब है या बैक एंड जॉब्स हैं, राइट। और उन्होंने भी कल यही बोला है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी लेड कस्टमर सेंट्रिक बैंक बनना है हमें, तो हम रीडिप्लॉय कर रहे हैं अपने टैलेंट को बैक एंड फंक्शन से लेके फ्रंट एंड फंक्शन पे। तो ये चीजें हमें समझनी है कि कैसे एआई एंड ऑल दीज ऑटोमेशन विच आर हैपनिंग, ठीक है, तो वो हमारा हमें भी उस हिसाब से रिस्किल करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, तो जो भी लोग बैकएंड वगैरह में हैं, जो मतलब तो थोड़ा सा चीजें हमें, मतलब ये सारी चीजें हमें समझनी है। ये चीजें देखो बैंकिंग सेक्टर में भी हो रही है, जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है,
डिसेंट गुड ग्रोथ है बैंक का। बाकी आदित्य बिरला ग्रुप ने एक शेल की इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है, वो 1.8 बिलियन डॉलर में खरीदी है। ठीक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट डील है बेसिकली इन दिस स्पेस। और तो इससे क्या होगा कि तो उनका पोर्टफोलियो जो है आदित्य बिरला रिन्यूएबल का, तो वो ऑलमोस्ट 5 गीगावाट का बन जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल में 3.3 गीगावाट उसमें से ऑपरेशनल कैपेसिटी हो जाएगी, 1.7 अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी हो जाएगी। करंटली उनका 4.4 है, राइट। तो वो सारी चीजें तो अब पूरे ग्रुप का अगर हम देखें तो 9.3 गीगावाट, अगर इसको भी मिला लें तो 9.3 गीगावाट के आसपास हो जाएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है मेजरली इसमें से इन्फ्यूज करने वाली है डेट एंड इक्विटी। बाकी एसबीआई का भी आईपीओ आज, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आज लाइव हो जाएगा। जीएमपी तो अच्छा चल रहा है, बाकी माय टीम विल मेक अ वीडियो ऑन इट। 16% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है एज पर द लेटेस्ट, कल मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे, राइट। बाकी अच्छा आईपीओ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं मेजरली जब उन्होंने प्री आईपीओ, मतलब वो जो अपना वेंचर कंपनीज जो ये करते हैं, क्यू आईपी करते हैं, राइट, तो उसमें काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर न्यूज़ ओवरऑल। अब तो बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो नॉलेज सेक्शन में दिखाने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू एंड से कि YTD अगर हम बात करें तो ये नंबर मेरे पास 10 जुलाई तक का है। YTD मतलब ईयर टू डेट, मतलब 1 जनवरी से 10 जुलाई तक आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज्यादा किस देश की स्टॉक मार्केट ने अच्छा किया? क्या सोचते हो आप? किसके बारे में, हम अगर मॉर्निंग वीडियो देखते हो या न्यूज थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, तो किसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है? ठीक है, आई एम श्योर मतलब आपके दिमाग में शायद आएगा कोरिया, राइट, मे बी एक आध दो ताइवान, राइट, ये तो आएंगे, बट वो दे आर नॉट द बेस्ट। आपको पता है सबसे अच्छा कौन सा? नाइजीरिया हैज डन द बेस्ट। मतलब 68% YTD डॉलर बेस्ड में, डॉलर ड्रिवन है। अब आप कहोगे यार वहां की करेंसी, अरे अरे डॉलर, यूएस डॉलर के हिसाब से बता रहा हूं मैं। 68% किया है नाइजीरिया ने लास्ट YTD रिटर्न। साउथ कोरिया 66, फिर घाना 57 है, फिर ताइवान है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये नहीं है कि नाइजीरिया में इन्वेस्ट करो या घाना में इन्वेस्ट करो। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो देश हैं ये बिल्कुल लास्ट ईयर एकदम अलग थे। यहाँ पर चाइना था लास्ट ईयर, ये सारी चीजें। तो हर साल ना ये सारी चीजें चेंज होती रहती है, तो ना हमें ना उनको फॉलो नहीं करना है। अब ये नहीं है नाइजीरिया में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो यार, या घाना में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, नहीं नहीं वहां का मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माई पॉइंट इज कि हमें रीसेंसी बायस को थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी, राइट। ऐसा मतलब लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट एज वेल, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, राइट। एंड चाइनीज मार्केट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग। तो अगेन क्या हम वहां पर करेंगे क्या इन्वेस्ट, या करना चाहिए क्या? तो इसीलिए बहुत बार अभी क्योंकि मेरे पास भी आ रहे हैं सब काफी सारे इन्वेस्टर्स कि सर हमें ताइवान मार्केट में डालना चाहिए, साउथ कोरियन मार्केट में। आई एम नॉट सेइंग कि बैड है यार, अगर मैं नाइजीरिया मार्केट और घाना मार्केट के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। माई पॉइंट इज कि वी नीड टू अवॉइड रीसेंसी बायस, बस यही मेरा पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता यार, मतलब या तो आप डाइवर्सिफाई कर दो भाई, किसी के एक्वी जैसा इंडेक्स में डाल दो, ठीक है, या जैसे हमने ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो बनाया कि भाई ETF बेस्ड एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डाल दो, ये कोई ना कोई अच्छा करेगा तो हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है। या फिर आप जो है सिंपल वही अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करो, सिंपल चीजें फॉलो करो, मतलब ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन में फंसो ही मत। तो ये थोड़ा सा ये चीजें सबको, आप सबको बैठ के अपने एक बार फिनेंसेस के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, अपना एसेट एलोकेशन थॉट प्रोसेस देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये, अब मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है मीडिया में नाइजीरिया के बहुत बात शुरू हो जाए और 15-20 दिन में एकदम से नाइजीरिया को ETF आ जाए और लोग इन्वेस्ट भी करना शुरू, तो वो सारी चीजें हमें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। दैट इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। तो प्लीज ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं आजकल साउथ कोरियन एंड ताइवान मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, वो काफी गिरा भी है अभी तो रिसेंटली, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा लॉन्ग टर्म थॉट, थोड़ा समझ के किस में डालना है, कौन सी वैल्यू है, रिसेंसी बायस, तो वो सब चीजें हमें समझनी चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन गाइस, कमेंट सेक्शन है नीचे, वहां पर लिख सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज मैंने मिस कर दी है, आपको लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है गलती कर सकते हैं, तो वो भी डाल दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दो लास्ट जाते जाते, राइट। और अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल मीडिया पे, तो
तो क्या ही बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।